पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल वाहिद साहब, पॉपुलर SDPI स्टेट प्रेसिडेंट इलियास तुम्बे साहब और तस्लीम रहमानी साहब SDPI के नेशनल सेक्रेटरी है, और NCHRO के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट बालन साहब, और इधर आए हुए तमाम ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, मैं नरेंद्र मोदी जैसा भाई और बहनों बोल के शुरू किया तो आप लोग क्या है कि नरेंद्र मोदी का ये क्या मित्रों और कुछ आ रहा है मित्रों। आज हम लोग जो सब्जेक्ट में इधर जो सेमिनार कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट है लिव विदाउट फियर, लिव विथ डिग्निटी। एक खौफ के पस मंज़र से बाहर आकर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी हमारे वतन में हम लोगों को जीने के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन हम पूरे नेशनल लेवल में किए। बहुत सारा कॉर्नर मीटिंग्स हुआ, बहुत सारा मस्जिदों में प्रोग्राम हुआ, बहुत सारा PR कैंपेन हुआ। उसके बाद ये सेमिनार आज इधर हो रहा है। इसका पर्पस ये है, इसका मकसद ये है कि हम लोगों को एक डर से बाहर आकर एक इज़्ज़त की ज़िंदगी हमारे वतन में जीने का एक माहौल क्रिएट करना है, और उसके साथ साथ एक यूनाइटेड फोर्स हम लोग क्रिएट करके ये जो डर क्रिएट करने वाले या खौफ क्रिएट करने वाले लोगों को हम फेस करना है। यही इसका मकसद है। इसमें बहुत सारे लोग अपना नज़रिया और बहुत सारे ओपिनियंस में भी अपना अपना नज़रिया आया है। इसमें बहुत सारे वैल्यूबल इनपुट्स है, बहुत सारा वैल्यूबल पॉइंट्स भी बहुत सारे लोग कवर किए। तो मैं ये प्रोग्राम का जो पॉपुलर फ्रंट का जो मैसेज है उसमें मैं अभी बात करूंगा इंशाअल्लाह। ये जो हाल ही में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ये लोकसभा का इलेक्शन जो हमारा इतना बड़ा एक डेमोक्रेसी में एक तरफ खौफ में एक नेगेटिव पॉलिटिक्स ख़ासकर मुसलमानों के तरफ से और ईसाइयों के तरफ से एक डर के बुनियाद पर एक पॉलिटिक्स, हम लोगों को बीजेपी को हराना है, तब ही हम लोग एक इज़्ज़त की ज़िंदगी इधर जी सकते। तो हम लोग सब मिलकर एक हराने की पॉलिटिक्स हम लोगों को करना है बोलकर एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हम लोग किए, मगर उसमें फेल हो गए। उसमें हम लोग टोटली फेल हो गए। अभी ऐसी हालात हो गई है जिसके ऊपर हम लोग भरोसा करके बैंक करके जिस पे हम लोग इतने साल पॉलिटिक्स किए, उस पार्टी को एक प्रेसिडेंट भी अभी नहीं है। तकरीबन 60 दिन से एक प्रेसिडेंट को वो लोग ढूंढ रहे हैं, एक नेशनल प्रेसिडेंट उनको नहीं मिल रहा है। तो हमारा नेगेटिव पॉलिटिक्स या नेगेटिव या खौफ का जो पस मंज़र में हम लोग है, उससे जब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे, ना सियासी एतबार में हम लोग उभर कर आ सकते हैं, ना इज़्ज़त की ज़िंदगी हम लोग हमारे वतन में जी सकते हैं। एक 3% रहने वाली एक कम्युनिटी ब्राह्मण्स इस देश में एक हिंदू वोट कंसोलिडेशन करके हिंदूज को सब एक तरफ जमा कर 33% वोट पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में लेकर जीती। इस पार्लियामेंट इलेक्शन में 38% लेकर मोर देन 300 सीट्स लेकर पार्लियामेंट में आकर बैठ के इस देश में गवर्नमेंट कर सकती है, इस देश को रूल कर सकती है। तो 15% रहने वाले मुसलमान, 3-4% रहने वाले ईसाई, तकरीबन 18-20% रहने वाले दलित और दूसरे कुचले गए तबकात के पूरे लोग, किसान और पूरे लोग मिलकर एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स, एक पॉजिटिव सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यकीनन वही क़यादत आप भी आकर कर सकते हैं, वही गवर्नेंस आप भी आकर कर सकते हैं। मगर हमारे सामने, हमारे आगे क्या पेश किया जाता है कि हमारा जो है अभी म्यांमार हो जाएगा इंडिया, हम जो है म्यांमार जैसा एक रेफ्यूजी ज़िंदगी जीना पड़ेगा, फ़लस्तीन जैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, डरा के डर के ऐसा एक सिचुएशन में हम लोग आ गए। पूरे कर्नाटक में एक जगह भी हम लोग उनको हरा नहीं पाए, उनको हरा भी नहीं पाए। जीतना दूर की बात है, वी कुडंट डिफीट देम।
हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इसे जो कोशिश में जो लोग हैं उनकी नीयत ख़राब है, उनका मकसद ख़राब है, वो ख़राब है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम जो एक्सरसाइज किए 70 सालों में, ये एक्सरसाइज तकरीबन फेल हो गई है। अभी जो आरएसएस की जो एक्सरसाइज है, उनके प्रचारकों को रखकर, फुल टाइमर्स को रखकर हर स्टेट में वो लोग जो काम किए, उसमें वो लोग कामयाब हो गए। कामयाब होकर हमारे भारत देश को रूल करने वाली एक ताकत बनकर आ गए वो लोग। पूरी मशीनरी को वो लोग कंट्रोल करते हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी को वो लोग कंट्रोल करते हैं, जुडिशरी को तकरीबन वो लोग कंट्रोल करते हैं, मीडिया को वो लोग कंट्रोल करते हैं। ये सब 90 साल की एक मुसलसिल मेहनत का एक आउटपुट है। ये मुसलसिल मेहनत की एक कामयाबी है। और वैसी एक मेहनत हम लोग नहीं पड़ेंगे, वैसी एक जद्दोजहद हम लोग नहीं करेंगे, वैसी एक कुर्बानी हम लोग नहीं देंगे, सिर्फ एक टेम्पररी अरेंजमेंट में, सिर्फ एक टेम्पररी खौफ की सियासत में हम लोग जो है फिर क़ियादत में आ जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, सोचने की बात है इसमें। मध्य प्रदेश में भोपाल में एक सिटिंग पार्लियामेंट एमपी, भोपाल शहर का आलोक सरकार कुछ नाम है उसका, उसको हटाकर आरएसएस ने फैसला लिया कि हम लोग साध्वी प्रज्ञा को जो है कैंडिडेट उधर बनाएंगे। सिटिंग पार्लियामेंट एमपी, बीजेपी का एमपी, वो सिटिंग एमपी, उसको जाकर मीडिया के लोग पूछते हैं, तो एक पार्लियामेंटेरियन है, तुझे हटाकर किसी और को जो है संघ परिवार कैंडिडेट देता है, तेरा तू क्या फील कर रहा है? तो वो क्या बोला पता है? मेरे से ज्यादा हिंदुत्व के लिए ज्यादा कुर्बान साध्वी प्रज्ञा ने किया, तो पार्लियामेंट में जाने का हक उसको बनता है। कुर्बानी करने का जज्बा, वो लोग गलत रहेंगे, वो लोग जालिम रहेंगे, वो लोग जो है जुल्म करने वाले रहेंगे, मगर अपनी कुर्सी को, अपने ओहदे को, अपनी जो पूरी मकसद को छोड़कर अपनी तहरीक के लिए, अपने बहुत बड़ा एक जो एजेंडा है उसके लिए एक पार्लियामेंटेरियन पीए बनकर साध्वी प्रज्ञा सिंह के लिए जाकर काम किया। मैं पूछता हूं, क्या मुस्लिम संगठनों में ऐसी कुर्बानी करने के लिए तैयार है? क्या ऐसी कुर्बानी करने के लिए दलित संगठन तैयार है? बुढ़े होकर इंतकाल होने के लिए 4 घंटे भी रहे तो भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा उन्हें। यह हकीकत हमारी। और ऐसी कौम, ऐसी कम्युनिटी, वैसी कुर्बानी देने वाले, वैसे प्रचारकों के सामने जाकर कामयाबी हासिल करना बोलकर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह मुमकिन नहीं है। ये कुदरत आपको साथ नहीं देगी, खुदा की कुदरत आपको साथ नहीं देगी। कल मैं शिमोगा में प्रोग्राम को गया था, यही पॉपुलर फ्रंट का प्रोग्राम था, तकरीबन 1000-1500 लोग थे। उसमें वहां का शिमोगा का हॉस्टल का एक इलेक्शन है। वो हॉस्टल के एक इलेक्शन में पिछले 2-3 बार कारपोरेटर रह चुके, वो ये क्या क्या बहुत बड़े बड़े ओहदे में रह चुके, और पूरे ओहदे में रहकर दुनिया की दौलत बना लिया शिमोगा में, वो शख्स आकर मुझे कन्विंस कर रहे हैं, ये हॉस्टल इलेक्शन में आपके पॉपुलर फ्रंट कैडरों को बोलकर मुझे वोट करा के जिता दो। उनकी उम्र रहेगी 72-73 ईयर्स। मैं हमारे साथियों को पूछा, क्या भाई ओहदे की ख्वाहिश इनको? 72-73 ईयर्स हो गया, क्यों इनको ऐसी ख्वाहिश? तो उन्हें कौन सी भी कुर्सी को नहीं छोड़ते हैं साकिब भाई। उन्होंने एक तरफ ऐसी एक तहरीक है और एक तरफ ऐसे लोग, तो कहां से मुकाबला हो सकता है? मैच ही नहीं है। हमें हकीकत की और एक बात करता हूं, बहुत सारे पॉइंट्स इधर कवर हो गए। जब गुजरात के फिसादात हुए, उस फिसादात के वक्त पर जो जुल्म और बर्बरियत हो लेकर था, एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर आज जेल में है। उसका नाम क्या है? क्या है नाम उसका? संजीव भट्ट। आकर ओपन स्टेटमेंट दिया, नरेंद्र मोदी इज ए पेटी क्रिमिनल, he should be treated like any other criminals of India. He is the master of the control room, which is because of him such a genocide could happen. 1000 के करीब औरतों का बर्बरियत के साथ मर्डर, रेप। आज वो संजीव भट्ट किधर है? जेल में है, 30 साल के तकरीबन उसको सजा। उसको वो जो तुम्हारे लिए आकर बात करने वाला संजीव भट्ट,
उसकी सॉलिडारिटी में उसके साथ हम लोग है बोलकर बोलने के लिए कितने लोग उठकर खड़े, उसके लिए फिक्र करने वाले कितने लोग उठकर खड़े, उसके लिए दुआ करने वाले कितने लोग उठकर खड़े। क्या हो रहा है अभी उसके घर में, हमारे लिए आकर खड़ के उन्हें जेल में जाकर आज उन्हें जो बैठकर 30 साल सजा उन्हें काट रहा है ना, और ऐसे लोग उनको हरा सकते हैं, ये हो सकता क्या? सोचना है। एक तरफ ईमानदार उन्हें जालिम रहेंगे, दलितों पे हजारों साल जुल्म किए, मुसलमानों पे कंटिन्यू जुल्म करने वाले लोग, फिर भी उनके मकसद के लिए उनके अंदर जो कुर्बानियां है, जो मेहनत है, और उनके सामने हम लोग बिना कुर्बानी देते हुए, बिना मेहनत करते हुए, बिना अपने कुर्सियों को, अपने ओहदों को, अपने नाम को, अपने पहचान को, अपने शनाख्त को सब खत्म करके अपने मकसद को आगे रखकर जाने वाले जब तक नहीं बनेंगे, हम इनको हरा नहीं सकते हैं। ये लिख के रख लो, ये हो ही नहीं सकता है। दूसरी अहम बात है, बहुत सारे पॉइंट्स इधर बहुत सारे लोग रखे थे, ये जो है हिंदुत्व का अफीम, हिंदुत्व का जो जहर जो है पिला दिए। आने वाले 10, 15, 20 साल जो है ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं 15, 18 साल सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। मेरे साथ जो काम करने वाले SAP कंसल्टेंट्स तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए सैलरी लेने वाले लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। वो लोग मोदी को अपना मुहाफिज मानते हैं, वो लोग मोदी को अपना मसीहा मानते हैं। वो लोगों के दिल में क्या बिठा कर है मालूम? ये देश में हजारों साल के बाद अभी हिंदू का एक राज आया है। इतने साल कभी ये हुकूमत किए, कभी मोहल किए, कभी मुसलमान किए, कभी ईसाई किए, कभी वो किए, अब पहली बार हमारा आया है। हम जुल्म से है सो कौम, हम लोग, हमारे ऊपर जालिम बनकर थे ये मुसलमान, हमारे ऊपर जालिम बनकर थे क्रिश्चियंस, ये दलित हमारा पूरा हक छीनकर रिजर्वेशन में जाकर बैठे हैं। ये सबको खत्म करने के लिए हमारा एक मुहाफिज, हम लोगों को बचाने वाला एक नरेंद्र मोदी आया है, हम लोगों को बचाने वाला एक योगी आया है। इसके साथ हम लोगों को डटकर खड़ना पड़ेगा बोलकर एक अफीम उन लोगों को पिलाया गया है। नशे में है वो लोग। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म होने दो, उन्होंने कभी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लिंचिंग होकर खत्म होने दो, नथिंग विल हैपन। रिजर्व बैंक दीवाल होकर जाने दो, नथिंग विल हैपन। जब तक ये नशा नहीं उतरेगा ये तब्दीली आने वाली नहीं है। ये सब जो है ख्याली पलाऊ की बातें हैं, ये सब जो है बदल जाएगा। उनके खिलाफ एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस, एक ताकतवर फोर्स जब तक आकर नहीं खड़ेगी तब तक ये अफीम उतरने वाला नहीं है, याद रख लो। और हम लोग बोलते हैं ना अनएजुकेटेड लोग उनके साथ है, ये गलत बात है। द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट्स, ये लोग ये गेम के ड्रामे को चलाते हैं। ये गली में आकर जो लिंचिंग करके मारता है ना, उसको कुछ मालूम नहीं है। आधे घंटे के पहले उसके अंदर जो जहर डाले वो जाके उन्हें कर रहा है सो, 2 घंटे के पहले जो जहर डाले वो जाके कर रहा है सुने। इसको चलाने वाले जो है वो बड़े बहुत बड़े खिलाड़ी लोग हैं। इसको हम लोग समझना जरूरी है। ये कुछ एजुकेशन करके हम लोग हल कर देंगे, व्हाट एजुकेशन विल चेंज? एजुकेशन इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, एजुकेशन इज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। यही हो सकता है। सिर्फ एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। ये सब मामला एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस फोर्स, एक ताकत उठकर इनके खिलाफ नहीं खड़ेगा, तब्दीली नहीं आ सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ये एक मोटा एग्जाम्पल है। जब कुत्ता काटता है, कुत्ता काटने के लिए भगाता है, भागना नहीं चाहिए। बहुत मोटी बात हो। जब उठकर उन्हें खड़ेगा, तुम्हें भागे तो भगा के ही काटेगा। तुम क्या क्या फिलॉसफी बोल लो, तुम क्या क्या आइडियोलॉजी बोल लो, कुछ नहीं चलेगा। कुत्ता काटने आया तो भागना नहीं, भागे तो काटेगा चुने तुम ना। वो तुम पॉपुलर फ्रंट का नाम रख लो, तुम कौन सा भी नाम रख लो या क्या भी नाम रख लो, ये वर्कआउट होने वाली थियरी नहीं है। तुम खड़ना पड़ेगा हिम्मत के साथ, खड़कर उसकी निगाह से निगाह मिलाना पड़ेगा आपको, उसको मिलाकर उसके साथ डटकर उधर खड़ना पड़ेगा, तब ही वो कुत्ता अपना रास्ता लेगा। आपको अपना रास्ता लेना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जाके आजमा के देख लो, आपको काट के ही छोड़ेगा उन्हें। आजमा के देख लो। अभी आप वो खड़ने वाली ताकतवर एक हिम्मत वाली एक टीम को कैसा बनाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग तलवार ले लेके जाके सबको काटो भाई, मारो भाई, इधर हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं है। आपको काटने आने वाले कुत्ते के साथ आप बचना कैसा, इसके लिए आप जुडिशरी को जाएंगे, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, मीडिया में जाएंगे, आप जो है इंटेलेक्चुअल डायलॉग्स चलाएंगे, आप व्हाइट पेपर्स प्रेजेंट करेंगे। ये सब चीज पार्ट ऑफ द प्रोसेस।
मगर फिलॉसफी ये है कि डर के भागने वाले लोग कभी जाकर बार्गेन करके अपना हक लेकर आ गए, ये हिस्ट्री में हुआ नहीं। द कॉवर्ड्स कैन नॉट। बुजदिल और डर के भागने वाले लोग जाकर कहां की बहुत बड़ा हक लेकर आ गए, ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं भाई। हिम्मत वाले लोग जाकर अपना हक लेकर आए, सो तारीख में है नहीं कहां भी। बुजदिल लोग, कॉवर्ड्स, जाकर बात करके बार्गेन करके अपना हक लेकर आ गया, ऐसा हुआ क्या? हो ही नहीं सकता। मैं हाल ही के 4-10 दिन पहले का पार्लियामेंट का एक सेशन आपके आगे रखना चाहता हूं। ये यूएपीए के बारे में पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है। ये पार्लियामेंट्री डिबेट में कांग्रेस से जो है कपिल सिब्बल जो है, ही इज एन इल्यूमिनरी, ही इज एन इंटेलेक्चुअल, उठकर पार्लियामेंट में इसके ये कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। उधर बात करने के वक्त पर ये जो कानूनों के वजह से कौन से कौमों के ऊपर जुल्म हुआ पूरा उन्हें कोट किए, मगर उन्हें कहां भी मुसलमान बोलकर एक वर्ड लाइच नहीं। उन्होंने क्यों नहीं लाए मालूम? आज भी कांग्रेस की सोच में तब्दीली नहीं आई, याद रख लो। उन्होंने मुसलमान करके बोले तो उनका असल जो वोट बैंक है वो कट हो जाएगा बोल के डरती उन्होंने। ये काले कानूनों के वजह से सबसे ज्यादा जुल्म सही से कौम कौन सी कौम? मुसलमान है। दंगे फसादों की वजह से सबसे ज्यादा इस देश में जुल्म सही से कौम कौन सी? मुसलमान है। मगर कहां भी उनके लिटरेचर में हो, उनके डिबेट्स में हो, उनके आर्ग्यूमेंट्स में हो, कहां भी उन्होंने नहीं लाएंगे तुम्हें, क्योंकि उनके लिए फ्री बैठ लेकर है से वोट बैंक, तुम्हें फ्री तैयार है सो कौम, तुम्हें खौफ ज्यादा कौम तुम्हें, तो तुम्हारे लिए उन्हें क्यों पार्लियामेंट में बात करेगा? नहीं करेगा उन्हें। जब तुम्हें जो है एक वैल्यूएबल एसेट बनकर उभर कर आएंगे तब जो है उनकी सोच में तब्दीली आ सकती है। हाल ही का डिबेट निकाल कर देख लो तुम्हें, मैं कहां तो भी फिसल के भी बोल डालता, क्या बोल के देखा? नहीं बोला उन्हें, एक एक वर्ड भी उन्हें सोच के यूज किया। सो और दूसरा जो पॉइंट्स कवर नहीं हुए उसमें 1-2 पॉइंट्स में जाकर मैं खत्म करता हूं मेरी बात को। ये काउ पॉलिटिक्स, ये बाबरी मस्जिद की पॉलिटिक्स हमारे देश में अभी जो चल लेकर है, ये काउ पॉलिटिक्स क्या था? इलेक्शन के वक्त पर बीजेपी के लोग बोले हमारे गायों को सब हम लोग बचाएंगे, तो कांग्रेस के लोग फाइनल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इधर सब क्या बोले, हम गौ रक्षा दल बनाएंगे। तो बीजेपी के लोग बोले हमें गायों का रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग बोले उसके पेशाब में हम लोग जो है कुछ कैंसर का ट्रीटमेंट करने का कुछ बनाएंगे। नेक्स्ट बीजेपी के लोग बोले हम ये बनाएंगे, नेक्स्ट कांग्रेस के लोग बोले हम ये बनाएंगे। अब पूरे इंडिया का प्रॉब्लम गाय का मसला हल हो गया तो पूरे इंडिया का मसला हल हो गया। दे वांट टू अपील द हिंदू वोट बैंक दैट गाय को हमेज प्रोटेक्ट करने वाले, बाबरी मस्जिद की जगह में राम मंदिर को हमेज बनने वाले। मगर ये हिंदू वोट बैंक को जो आरएसएस 90 साल से काम करके उनका जहन बनाई है, उन्होंने कांग्रेस के फुसलने के बातों में फुसल को जाके कांग्रेस को वोट करने वाले नहीं है। इट इज प्रूव्ड अगेन इन दिस इलेक्शन। It is proved again in this election. When they have a good Hindu party, why will they vote for a compromising Hindu party? जब अच्छी एक हिंदू पार्टी उनके सामने है, भारतीय जनता पार्टी, एक आरएसएस चलाने वाली पार्टी, ब्राह्मण्स चलाने वाली पार्टी, तो उन्होंने जाकर एक 50-50 हिंदू पार्टी के लिए क्यों वोट करेंगे? वोट नहीं करेंगे, उन्होंने वोट नहीं किए। फिर भी तब्दीली तो नहीं आई। तब्दीली लाना हमारा जिम्मेदारी है, तब्दीली लाना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरा, ये जो अभी मॉब लिंचिंग के बारे में जो बहुत सारा बात चल रहा है, उसके लिए एक आइडियल एग्जाम्पल है। अभी हाल ही में जो न्यूजीलैंड में हुआ, न्यूजीलैंड के मस्जिद में ये जो हिंदुत्व फासिस्ट है इधर, वैसा ही एक फासिस्ट बंदूक लेके एक मस्जिद के अंदर घुस के उधर नमाज के लिए आए हुए मुसलमानों पे हमला किया। जैसा उन्हें हमला किया, पूरे लोग जो है इधर उधर बोल के भागे। कोई जाके सीढ़ी के नीचे छुप गया, तो कोई जाके मिंबर के नीचे छुप गया, कोई जाके उधर छुप गया, कोई जाके इधर छुप गया। एक आदमी को भी जो है वीडियो गेम में शूट किए जैसा शूट करके गया। देखे रहेंगे आप सब लोग वीडियो को। तकरीबन 60 लोग के करीब मारे गए। मारे जाने के बाद पूरी दुनिया अफसोस की उसको। नोबडी विल अप्रिशिएट, कोई अप्रिशिएट करेगा उसे। एक अनआर्म्ड, एक वर्शिप के लिए आए सो लोगों, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, उसको जाकर कत्ल करना, कौन सा धर्म भी, कौन सी दुनिया की सिविलाइज्ड सोसाइटी उसको क्या नहीं करेगी? अप्रूव नहीं करेगी। कोई अप्रूव नहीं किए। पूरी दुनिया मिलकर मुसलमानों के साथ अफसोस जताए।
जैसा जनरली मुसलमान जो मारे जाते हैं अफसोस जताते हैं, वैसा इस बार भी अफसोस जताए। तो कहाँ कहाँ की अजान देने का मौका मिला तो वहाँ की जो है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मुसलमानों के प्रोग्राम में आई, ऐसा बहुत सारा हुआ, मगर इंसाफ नहीं मिलेगा। याद रखो, इंसाफ नहीं मिलेगा। आपके लिए आकर अफसोस करेंगे, आपके लिए आकर फील करेंगे, मगर इंसाफ के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, इंसाफ के लिए आपको ही खड़ना पड़ेगा, हिम्मत के साथ आपको ही आगे आना पड़ेगा। यह तारीख इसको सबूत करती है। 3 महीने के बाद पोलैंड की एक मस्जिद में था, 10 दिन पहले वैसे ही एक फासिस्ट बंदूक लेके मस्जिद के अंदर घुस गया, बंदूक लेके मस्जिद के अंदर घुस गया। इन्हें बंदूक लेके मस्जिद के अंदर घुसा सकाई को, काई को घुसा सो? लोगों को मारने। न्यूजीलैंड में हुआ, 60-70 दिन के बाद अभी पोलैंड में हुआ। उधर एक रफीक बोलकर एक बुजुर्ग आदमी, उन्होंने फौरन क्या किए, अपने जान को उठा के फेंक कर सामने बंदूक के सामने आए, उसे आकर उसकी बंदूक को छीन कर उसे नीचे गिराए। गिराने के बाद बाकी सब लोग आके उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उसको पुलिस आई, वो उसे भी किए। न्यूजीलैंड में पूरे जाकर इधर उधर 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 छुप के भागकर बचने की कोशिश किए, पूरे 50 लोग मारे गए। इधर एक रफीक सामने आया, बाकी पूरे रफीक बच गए। अभी ये रफीकों की ज़रूरत है, अभी ये रफीकों की ज़रूरत है। ये ऐसा ही दुनियावी तारीख में तब्दीली आई। कोई एक सामने आना है, कोई एक आके खड़ना पड़ेगा। ये डर के फुसलने के मीठे मीठे ये बातें, ये सब बहुत कर सकते हैं हम लोगों को, मगर कावर्ड्स, खोखले और डरपुकले लोग जाकर कुछ लड़के हक लेकर आए, तारीख में अब तक बना नहीं और बनने वाला भी नहीं है। जैसे वो रफीक जाकर किए, उन्होंने ज्यादा सोचे नहीं, सामने जाकर कूद कर जब छीने, 2 चीज हुआ, एक पूरे लोगों को बचाए, नहीं तो वो एक आदमी मारा जाता था, मगर तारीख क्या प्रूव करके गई, उन्हें भी बच गया, बाकी 300 लोग जो मस्जिद में थे, 250 लोग, उसको भी उन्हें बचा कर गया। अभी तुम्हें इस्लामी नजरिए में भी उसको समझाओ या कोई नजरिए में तुम्हें समझाओ, उन्हें जो किया वही हक है, यही करने के लिए पॉपुलर फ्रंट भी बोलती है, यही करने के लिए पॉपुलर फ्रंट भी बोलती है। नहीं तो पहलू खान जैसे 1000 इंसिडेंट्स होते रहेंगे। मजलूम अंसारी, नाम में मजलूम अंसारी जैसा 1000 मजलूमें आते रहेंगे। जुनैद अंसारी जैसा हाफिजों को मारते ही रहेंगे। दुनिया अफसोस करते ही रहेगी, तब्दीली तो नहीं आएगी। पहलू खान का इंसिडेंट जिंदा मिसाल है। 6 लोग मिलकर उसको जब मारे, उसका जो टेम्पो ड्राइवर था उसको भी पकड़कर मारे। मारते वक्त पर उन्हें क्या बोला, मैं हिंदू करके बोला उन्हें। उसे साइड में लेके चले गए। पहलू खान को सिर्फ मारे 100। हमें गए थे उधर, उसकी फैमिली के साथ बैठे, उसको क्या क्या हेल्प कर सके पूरी कोशिशें की है, मगर उसे मारे 100। बीजेपी गवर्नमेंट में उसको नाइंसाफी मिली 100 कांग्रेस की गवर्नमेंट में। चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का, होम मिनिस्टर कांग्रेस का, उन्हें चाहता तो उसे इंसाफ नहीं दिला सकता? जरूर दिला सकता। क्या आया फैसला कोर्ट का? जो 6 लोग उसको मारे, वो वीडियो बहुत ब्लर है, कहते हैं। क्या है वीडियो? ऐसे ब्लर कहानियां 70 साल से सुन लेगी हमें। वीडियो बहुत ब्लर है। पुलिस जो है वीडियो को देखकर कोर्ट के सामने कौन है मारे 100 लोग बोल के एविडेंस को नहीं लेकर रखी। कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जो एविडेंस है, एविडेंस पे फैसला देती। कोर्ट क्या करेगी? एविडेंस को देखे, क्या भी एविडेंस नहीं है। अब पहलू खान को आसमान से मलाइका आके मारे 100, आसमान से मलाइका आके मारे 100। क्या वहां का होम मिनिस्टर, उसकी नीयत साफ रहती? उन्हें चाहता तो पहलू खान को इंसाफ नहीं मिलता। उन्हें वहां का लोकल एमएलए उन्हें चाहता तो उसे इंसाफ नहीं मिलता? जरूर मिलता था। नीयत नहीं है इंसाफ दिलाने का, सिर्फ नीयत है सो तुम्हारा वोट लेने का। गवर्नमेंटें बदल जाएंगे, नए गवर्नमेंट आते रहेंगे, नथिंग विल चेंज अनलेस एंड अंटिल वी वांट टू चेंज इट। हमें जब तक उसे तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब्दीली यकीनन
आने वाली नहीं है। अभी पहलू खान के केस है, इसके पहले ऐसे कितने सैकड़ों केस हुए। अभी ये जो है डिजिटल मीडिया आकर, नेटवर्किंग होकर, सोशल मीडिया आने के बाद ये सब अप टू डेट हमने अपडेट मिल लेकर है, हम लोग को जो है मालूम हो रहा है। इसके पहले ऐसे बहुत सारे हुए, कितने की फसादात हुए। उस फसादातों में एक बार भी एफआईआर नहीं हुआ। सिर्फ जो है वहां के जो सेकुलर गवर्नमेंट हैं, वहां के जो सेकुलर पार्टियां जो थे, क्या किए वो लोग, सिर्फ जाकर कमीशन बनाए। सो वो कमीशन, लेबरान कमीशन, कृष्णा कमीशन, जैन कमीशन, फलां कमीशन, ये सब कमीशन 20-20 साल जो है इंतजार किए रिपोर्ट को पेश करने के लिए। 20 साल वेट करने के बाद वो मजलूमों को इंसाफ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो अभी फासिस्ट बीजेपी आरएसएस की गवर्नमेंट आ गई है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, लोकसभा में और राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है। कोई उनको जो है पावर में अभी सवाल करने वाला नहीं है। अभी 3 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का चीफ भी एक आदमी को बनाएंगे ये लोग, बनाकर कंप्लीट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में देंगे, पूरा कंट्रोल इनके पास रहेगा। तो एक कठिन ज़माना हमारे आगे आने वाला है, इसमें कोई दो बात नहीं है। कठिन ज़माना तो आने वाला है। इस कठिन ज़माने को हिम्मत के साथ जो मुकाबला करेंगे उनको इज्जत की ज़िंदगी मिलने वाली है। आप मुकाबला नहीं करेंगे, आपके लिए आकर राहुल गांधी नहीं लड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी बहुत क्लियर बात बोली, ये पार्लियामेंट इलेक्शन मेरा भाई अकेला लड़ा। सो पार्टी से उसे कौन भी सपोर्ट नहीं किया, पार्टी में उसके साथ खड़ने वाले भी कौन भी नहीं थे। मेरा भाई थक चुका है। अब हमारे लिए आकर प्रियंका लड़ेगी, हमारे लिए आकर राहुल लड़ेगा, हमारे लिए आकर केजरीवाल लड़ेगा, हमारे लिए फलान लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए हमको ही एक ताकत बनकर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में खड़कर हिम्मत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यकीनन जो है हम लोग तब्दीली ला सकते हैं। और बहुत सारा बात जो है इधर आ गया है, इसमें ये कंक्लूडरी रिमार्क 1-2 पॉइंट्स बोल के मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। हाल ही में हरियाणा का सीएम, उसकी हिम्मत देखो, उन्हें क्या बोला कि कश्मीर में जो 370 को निकाले, वो 370 के बारे में बहुत लंबा बातचीत है, वो छोड़ो, वो उसमें जाएंगे तो और 4 घंटे बात करना पड़ेगा। निकालने के बाद उधर तो बहुत सारे औरतें हैं, हमारे हरियाणा में उन लोगों को हम लोग ला लेंगे। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का इलेक्टेड कौन से भी किंग का बेटा नहीं, उन्हें पब्लिक वोट डाल के जिता के भेजी। इसके अंदर कितनी गुरूर और घमंड आ गई देखो। इसको अपोजिशन नहीं है बोलकर इसकी हिम्मत देखो। इन्हें बोल रहा है वहाँ के औरतों को हम लोग ला लेंगे। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी इसे बोलती है, सिविलाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। सीएम बोल रहा है इस बात को। उस वक्त पर एक चंद सिख समुदाय के लोग, उनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोले उनको जाकर छूने का, उनको लाने का छोड़ो, उनको छूने का भी तुम्हें सोचे तो हमारे लाशों के ऊपर तुम्हें करना पड़ेगा, बोले उन्होंने। सिख समुदाय का हमारा स्पिरिट जिंदा है, हमारा स्पिरिट जिंदा है। हम लोग ये होने कभी नहीं देंगे। वो जालिम मुसलमान रहा तो मुसलमान के खिलाफ खड़ेंगे, वो जालिम हिंदुत्ववादी रहा तो हिंदुत्ववादी के खिलाफ हम लोग खड़ेंगे, मजलूम के साथ हम लोग खड़ेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त बात वो लोग की है, बहुत ज़बरदस्त बात वो लोग की है। अफसोस ये है कितने की मुसलमान वो वीडियो को शेयर कर ले को बेटे ही। एक्चुअली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तू करना था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करना था, हमारे तरफ से एक आवाज जाना था, हमारे तरफ से ऐसी एक तहरीक हिम्मत के साथ उठकर खड़ना था। हमें क्या बोल लेकर ही हमें ये बात करे तो ये हो जाएगा, वो बात करे तो ये हो जाएगा। वो 70 साल से पूरी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तुम्हारा पूरा फेल हो गया, उन्हें आ गया। अब उठकर खड़ना है, हो सकता थोड़े दिन जेल जाना है तो जाना पड़ेगा, लाठियों को फेस करना है तो लाठियों को फेस करना पड़ेगा। जुल्म और बर्बरियत हमारे साथ होगी तो सब्र और सभ्य तख्तामना को हम उस दामन को मजबूत से पकड़ना पड़ेगा। पकड़ करके हम लोग कामयाबी के मंजर को जा सकते हैं। ये खोखले बातें कर लेकर नहीं जा सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। तो
वो सिख समुदाय के लोग जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनको भी होना तो पुलिस केस डाल के उनको अंदर डाल सकती ना। वो कहाँ से उनको हिम्मत आई, कहाँ से वो उनको हिम्मत आई, और कहाँ से वो हिम्मत हम लोगों को नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम लोग लोगों को एजुकेट कर लेकर फिर रही कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन 5 साल से नहीं आया। सबका साथ सबका विकास में जो है तकरीबन 100 इंसिडेंट हो गए, 50 लोग मारे गए। अब सबका साथ सबका विश्वास का सिलसिला शुरू हो गया। अब विश्वास के सिलसिले में विकास प्लस विश्वास चलेगा, विकास प्लस विश्वास चलेगा। तो ये विकास प्लस विश्वास के सिलसिले में एक बड़ी मजबूत तहरीक बनकर, एक बड़ी मजबूत जमात बनकर, इसमें यह मजलूम कौमें पूरे मिलकर हम लोग हिम्मत के साथ आगे आकर खड़ेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग एक खौफ से बाहर आकर एक डिग्निफाइड लाइफ हमारे वतन में इंशाअल्लाह हम लोग जी सकते हैं। यही कुरान भी कहता है, यही कुरान भी कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो समुदाय या जो कौम या जो कम्युनिटी अपनी हालात को बदलने के लिए ख़ुद कोशिश नहीं करेगी, अल्लाह भी उसकी हालात को बदलने वाले नहीं है। तो ये सेमिनार का, ये प्रोग्राम का पर्पस में यही है कि हम लोग सैक्रिफाइस देने वाले लोग बनना, हमारे कुर्सियों को छोड़ने वाले बनना, हमारे ओहदों को छोड़ने के लिए तैयार होना। हम लोगों को जो है ये मरे तक कुर्सी को पकड़ लेके बैठने की ये ख्वाहिश को छोड़ना है, छोड़कर हमारे मकसद के दामन को हम लोग मजबूत पकड़ना है। तो तब हम लोग तब्दीली ला सकते हैं। हिम्मत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यकीनन तब्दीली आ सकती है। यही कहते हुए आप लोग ये प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त देकर आए, आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।